बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रीक ट्रेजेडी को इंग्लिश लिटरेचर में एक बड़ी ही बुनियादी हैसियत हासिल है। जब भी हम लिटरेचर की स्टडी करें तो पोइट्री के बाद जो सबसे बड़ी जॉनरा हमारे सामने नज़र आती है वो है ड्रामा या प्ले, और ग्रीक ट्रेजेडी उसकी बुनियाद है। और जब हम इस बुनियाद की बात करें तो ग्रीक ट्रेजेडी में हमें एक बहुत बड़ा नाम नज़र आता है, दैट इज़ सोफोक्लीज़। सोफोक्लीज़ का एक जो मास्टरपीस एक प्ले है इडिपस रेक्स, वो हम सब के कोर्सेज में शामिल है और हम सब उसको पढ़ते भी हैं। और ये एक आप यूँ समझ लें कि एक स्टैंडर्ड और एक यार्डस्टिक के तौर पे हमारे यहाँ पढ़ा जाता है। ये तकरीबन तमाम कंट्रीज़ में पढ़ा जाता है। हर तरह की कोर्स आउटलाइन में ये शामिल है। उसकी वजह ये है कि जब भी आप प्ले को पढ़ेंगे या ट्रेजेडी को पढ़ेंगे तो ये आपको एक बुनियादी एक स्टैंडर्ड के तौर पे आपको मिलेगा। आज हम ड्रामा की जॉनरा की स्टडी शुरू करने लगे हैं इस वीडियो से। और इसमें हम आज शुरू करेंगे इडिपस टेक्स्ट से। इडिपस टेक्स्ट जो कि सोफोक्लीज ने लिखा। आज हम शुरू करेंगे इसकी एक बेसिक जो समरी है उससे। आज की समरी की ख़ास बात यह है कि इसको हम एक आम समरीज़ की बजाय इसको जो एक ट्रेजेडी का एक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम स्टडी करेंगे। जैसे एक्सपोजिशन होती है, एक्सपोजिशन के बाद फिर एक कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, उस हिसाब से हम इसको स्टडी करेंगे। तो हो सकता है कि ये स्टडी आज की आपकी बाकी जो आप इसकी प्लॉट पढ़ते हैं उससे थोड़ा-सा मुख्तलिफ हो। तो चलिए देखते हैं कि इडिपस टेक्स्ट में है क्या? पहली बात तो ये कि इडिपस रेक्स इसको हम इडिपस द किंग भी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड वर्क्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ इडिपस। कहानी है ये इडिपस की जो किंग थे थीब्स के, एज ही सीक्स टू uncover the truth about his origins and inadvertently fulfills a horrifying prophecy। इडिपस एक्स की कहानी आपको पता है, ये कहानी है एक ऐसे किंग की जिसकी किंगशिप के दौरान जिसके किंगडम में लोग एक शिकायत लेके उसके सामने महल के सामने इकट्ठे हुए कि पूरे स्टेट में पूरे मुल्क में एक प्लेग आ गई है, एक इनफर्टिलिटी जैसी प्लेग है जिसका लोगों को सामना है। और वो यानी कि इडिपस एज किंग इसका कोई मुकाबला करे या इसका कोई इलाज करे। तो ये कहानी है एडिपस रेक्स यानी एडिपस द किंग की। जब हम कहानी का प्रोलॉग या इस प्ले का प्रोलॉग पढ़ते हैं तो द प्ले ओपन विद थीब्स। थीब्स इज द नेम ऑफ सिटी जो इसकी सेटिंग है। यानी ये जो प्ले है ये हमें ग्रीक सिटी स्टेट थीब्स की कहानी बता रहा है। इट इज सफरिंग फ्रॉम अ प्लेग। द सिटीजन्स लेड बाय अ प्रीस्ट। एक प्रीस्ट इन तमाम लोगों को लीड करता हुआ महल के सामने लेके आता है। अप्रोच किंग एडिपस टू सेव द सिटी एज ही हैड प्रीवियसली डिफीटेड द स्फिंक्स। ये वही एडिपस है जिसने एक ड्रैगन स्फिंक्स को शिकस्त दी थी जब वो किंग बना था उससे पहले। एडिपस रिवील्स ही हैज़ ऑलरेडी सेंट क्रियॉन हिज ब्रदर इन लॉ टू कंसल्ट द ऑरिकल ऑफ डेल्फी। और जब लोग इकट्ठे होते हैं लोग उससे ये सवाल पूछते हैं कि वो हमारे मसले को हल करे, तो इडिपस उनको ये बता के तसल्ली देता है कि उसने ऑलरेडी अपने ब्रदर इन लॉ क्रियॉन को ऑरिकल ऑफ डेल्फी के पास भेजा है मशवरे के लिए, इलाज के लिए। क्रियॉन रिटर्न्स विद द प्रोफेसी। अब क्रियॉन जब वापस आता है तो वो अपने साथ एक प्रोफेसी लेके आता है ऑरिकल्स की। द प्लेग विल एंड व्हेन द मर्डर ऑफ द फॉर्मर किंग लाइस इज फाउंड एंड पनिश्ड। अब ऑरिकल्स की एक हैबिट ये थी कि कभी ये आपको स्ट्रेट आंसर नहीं देते थे। ये एक बुझारतों की तरह, एक रिडल्स की तरह आपको जवाब देते थे और उस जवाब को पूरा करने के लिए आपको कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़ता था। अब जवाब क्या आया कि द प्लेग विल एंड व्हेन द मर्डर ऑफ द फॉर्मर किंग लाइस इज फाउंड एंड पनिश्ड। जब इनका इसी स्टेट का जो इससे साबका किंग था लाइस, जो कि फादर था कि किंग इडिपस का, जब तक वो मिलेगा नहीं और उसको सज़ा नहीं मिलती तो उस वक्त तक ये प्लेग एंड नहीं होगी। अब हम अगर ये तो है हमारे पास एक प्रोलॉग कि ये हमारे सामने एक सेटिंग है, कहानी है, यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। कहानी में जाने से पहले मैं आपके सामने ज़रा इसके कुछ कैरेक्टर्स सामने रखना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा-सा ये पता हो कि हम किन कैरेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले एडिपस है। एडिपस इज़ अ क्विंटेसेंशियल ट्रेजिक हीरो, नोबल, इंटेलिजेंट एंड डिटरमिन्ड। ये एरिस्टोटल की
जो पॉलिटिक्स में दिया हुआ स्टैंडर्ड है एक एडिपस एक ट्रेजिक हीरो का, ये उस पे पूरा उतरता है। ही इज़ नोबल, इंटेलिजेंट एंड डिटरमिन्ड येट फ्लॉड बाय ह्यूब्रिस एंड इम्पल्सिवनेस। इसके अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ है, ये इम्पल्सिव है, ये रैश है अपने डिसीजंस में, अपने एक्शंस में। हिज डाउनफॉल इज बोथ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एंड प्रीडेस्टिन्ड, मेकिंग हिम अ प्रोफाउंडली ह्यूमन कैरेक्टर। इसकी जो डाउनफॉल, इसका जो ज़वाल है, वो उसका अपना उसके ऊपर लाया हुआ है। उसके अपने किरदार में, उसके अपने कैरेक्टर के अंदर एक ख़ामी है और ये ऑलरेडी रिटन है इसकी फ़ेट में, इसकी किस्मत में। और ये इसका एक ह्यूमन कैरेक्टर है, एक ह्यूमन एरर है, जिसकी वजह से इसका डाउनफॉल होता है। तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास एडिपस है। एडिपस के पास बाद सेकंड जो कैरेक्टर आता है दैट इज जोकास्टा, रिप्रेजेंट्स अ फॉयल टू एडिपस's डिटर्मिनेशन। ये उसकी डिटर्मिनेशन से बिल्कुल उलट है। शी सीक्स टू सप्रेस द ट्रूथ टू अवॉइड पेन, embodying denial as a defense mechanism। ये पूरी कोशिश करती है, ये उसकी बीवी भी है और एट द सेम टाइम इसकी मदर भी है। तो ये पूरी कोशिश करती है कि सच को छुपाया जाए, क्योंकि इसको सच पता है और अगर सच मिल गया तो ये इतना पेनफुल होगा कि ये इस पूरी फैमिली, इस पूरे मुल्क और इस पूरे स्ट्रक्चर को खराब करेगा, तबाह करेगा। So her suicide underscores the devastating impact of unearthing buried truths। इसकी सुइसाइड जो है वो इस डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट को सामने लाने का और उसको और ज़्यादा एग्रेवेट करने का और उसको और ज़्यादा बढ़ाने में हेल्पफुल साबित होती है। Next character is Tiresias, an old seer, the blind prophet. Tiresias symbolizes divine wisdom and the limits of human perception। ये ब्लाइंड प्रॉफिट है, ओल्ड मैन है, ब्लाइंड है इसको और इसकी बहुत ज़्यादा एज है। Descriptive yet truthful pronouncements highlight the gap between mortal understanding and cosmic order। इसकी जो prophecies होती हैं वो इंसान की अंडरस्टैंडिंग, मॉर्टल इंसान की अपनी अंडरस्टैंडिंग और जो एक कायनात के जो सीक्रेट्स हैं उनके दरमियान एक गैप को हाईलाइट करती हैं। सो टाइरेसियस एक बड़ा वैलिड और बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्रियॉन, क्रियॉन रोल रिवॉल्व्स फ्रॉम अ लॉयल एडवाइजर टू अ रूलर poised to inherit power। क्रियॉन भाई है जोकास्टा का। ये एक तरफ तो ब्रदर इन लॉ है इडिपस का, दूसरी तरफ ये उसका ब्रदर ब्रदर इन लॉ भी है और एट द सेम टाइम इसका अंकल भी है। और ये एक बड़ा लॉयल एडवाइज़र है अपने रूलर का और ये बाद में फिर उसी से पावर भी इनहेरिट करेगा। हिज मेयर डिमीनर कंट्रास्ट्स विद इडिपस's impulsive नेचर। ये बहुत मोहतात नपातुला कैरेक्टर है और इसकी नेचर बिल्कुल उलट है एडिपस से। foreshadowing the eventual restoration of order in Thebes। और लेटर ऑन जब किंग एडिपस की डाउनफॉल होती है तो फिर यही यहाँ की हुकूमत को संभालता है। अगर हम आगे चलें, कहानी यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले कोरस की एंट्री है। कोरस जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कोरस का बहुत ज़्यादा रोल है जो ग्रीक ट्रेजेडी है इसमें। कोरस एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स है जो बार बार स्टेज के ऊपर आता है, अपने ख्यालात का इजहार करता है। दिस ग्रुप ऑफ सिंगर्स comes on the stage, expresses their opinion, and sometimes pacifies the heat of emotion, sometimes advises। और इसके बहुत सारे रोल्स हैं जो हम लेटर ऑन फिर किसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक कोरिक एंट्री होती है जिसको हम पैराडॉस कहते हैं। सबसे पहली कोरस एंट्री, कोरस एंटर होता है एंड इट प्रेज टू द गॉड्स, प्लीडिंग फॉर रिलीफ फ्रॉम द प्लेग एंड प्रेजिंग एडिपस एज देयर सेवियर। इनकी अपनी पहली एंट्री में और इनके पहले सॉन्ग के अंदर कोरस ये दुआ करता है गॉड्स के सामने, देवी देवताओं के सामने, कि उनको रिलीफ मिले और वो इडिपस को एक सेवियर के तौर पे देखना चाहते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। यहाँ से हमारी एक्सपोजिशन स्टार्ट होती है। द स्टार्ट ऑफ द प्लेग एंड द ऑरिकल, लाइन 1 से 150। सेटिंग ये है, द प्ले बिगिंस इन फ्रंट ऑफ द पैलेस इन थीब्स, द सिटी इज सफरिंग फ्रॉम अ टेरिबल प्लेग। ऑलरेडी बता चुका हूँ एडिपस, द किंग ऑफ थीब्स, Oedipus emerges as a concerned and confident ruler। He addresses a crowd of Theban citizens represented by a priest। The priest, he explains the city's suffering, famine, disease, and infertility। The people beg Oedipus to save them just as he did by solving the Sphinx riddle in the past। एक्सपोजिशन में हमें महल के सामने का सीन है। एडिपस को सब लोग बेग कर रहे हैं। जो एक क्राउड है जिसकी नुमाइंदगी एक प्रीस्ट कर रहा है, वो प्रीस्ट उनसे उसे बेग करता है कि उसकी इस कहत से, इस बीमारी से, इस इनफर्टिलिटी से उनको बचाया जाए, जैसे उसने स्फिंक्स के केस में बचाया था।
Oedipus' response is he reveals that he has already sent his brother-in-law Creon to consult the oracle at Delphi. वो already Creon को भेज चुका होता है. Creon returns, arrives with news from the oracle. The plague will end only when the murderer of the previous king Laius is found and punished. फिर कोरल ओड एक शामिल होती है. दोबारा से कोरस सामने आता है. इस जो एडवाइस आती है या जो पैगाम आता है फ्रॉम ऑरिकल, द कोरस रिफ्लेक्ट्स ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एडिपस एंड टाइरीसिस, एक्सप्रेसिंग कन्फ्यूजन. यहाँ पर थोड़े से हीट ऑफ इमोशंस में कुछ ऐसे ही बातें एक्सचेंज होती हैं टाइरीसिस के दरमियान और एडिपस के दरमियान, जिसके ऊपर थोड़ी सी कंसर्न शो करता है कोरस. राइजिंग एक्शन. The search for the murderer, lines 151 to 462. Oedipus ये ऐलान करता है, he vows to find Lysis killer, declaring a public curse on the murderer. और यहाँ से हमारा जो राइजिंग एक्शन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई इससे पहले, और यहाँ से हमारा राइजिंग एक्शन शुरू हुआ. प्ले के अंदर अब थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हुआ. एडिपस जो है वो इस बात का ऐलान करता है, पब्लिक कर्स का ऐलान करता है उस मर्डर पर, इन प्रॉमिसिंग रिवार्ड्स टू एनीवन हु प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन. ये भी बताता है कि जो उस किलर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो उसको इनाम मिलेगा. ही प्लेसेस अ हार्शर कर्स इफ द मर्डर इज अ मेंबर ऑफ हिज ओन हाउस होल्ड. या इवन यहाँ तक अपना प्रोक्लेमेशन देता है, ऐलान करता है, अगर उसकी अपनी फैमिली का भी कोई है तो उसके ऊपर भी कर्स हो. द कोरस रिप्रेजेंटिंग थीबन एल्डर्स अपील्स टू द गॉड्स फॉर हेल्प, एम्फसाइजिंग द सिटीज डायर सिचुएशन. यहाँ पर अगेन कोरस की एंट्री होती है जो कि अपील करते हैं गॉड के, ताकि उनको मदद मिले और लोगों को रिलीफ मिले इस डिजीज से. राइजिंग एक्शन कंटिन्यूज. टाइरीसिस आता है. एडिपस समन्स टाइरीसिस द ब्लाइंड प्रॉफिट टू रिवील द ट्रूथ. टाइरीसिस इज इनिशियली रिलक्टेंट, वार्निंग दैट द ट्रूथ विल ओनली ब्रिंग मिजरी. टाइरीसिस को जब बुलाया गया, टाइरीसिस ने ब्लाइंड प्रॉफिट है जब शुरू में वो बहुत रिलक्टेंट था, और उसने ये भी वार्न किया कि ट्रूथ जो है वो सिर्फ मिजरी लाएगी. अगर सच जानने की कोशिश की तो इस सच के जानने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना हो सकता है एडिपस को. व्हेन पेस्ट जब बहुत ज़्यादा मजबूर किया टाइरीसिस को, तो टाइरीसिस एक्यूजेस एडिपस हिमसेल्फ ऑफ बीइंग द मर्डरर. तो जब बहुत ज़्यादा मजबूर किया तो टाइरीसिस ने एडिपस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो खुद ही मर्डरर है लाइयस का. एडिपस का रिएक्शन बहुत फ्यूरियस था. Oedipus accuses Tiresias of conspiracy with Creon to overthrow him. वो उल्टा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि वो क्रियॉन के साथ मिलकर उसको हुकूमत का तख्ता उलटना चाहता है. Tiresias retorts, cryptically predicting Oedipus' downfall and hinting at a shocking revelation about his identity. और यहाँ पर Tiresias जो है वो जवाबन प्रेडिक्ट करता है कि यहाँ से एडिपस का डाउनफॉल शुरू होगा, और ये भी बताता है कि इसकी आइडेंटिटी के बारे में बहुत ही शॉकिंग किस्म की रेवलेशन होने वाली है. कोरल ओड यानी कोरस यहाँ ये बताता है, द कोरस प्रेजेस एडिपस इंटेलिजेंस बट वार्न्स अगेंस्ट ह्यूब्रिस. दे प्रे फॉर डिवाइन गाइडेंस एंड जस्टिस. कोरस एडिपस की जहानत की तारीफ तो करता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कोरस किंग को इस बात से मना भी करता है. The chorus warns the king against taking any rash action or taking any hasty decision. They pray for giving guidance and justice. And they are praying and they are expecting justice from King Oedipus. वो ये चाहते हैं कि इनके साथ जस्टिस हो और उनको रिलीफ मिले. कॉन्फ्लिक्ट चलती है, एक्यूजेशंस हैं, डाउट्स हैं. लाइन 463 से 862 में एडिपस एंड क्रियॉन के दरमियान. अब इन दोनों के दरमियान एक्यूजेशन चलती है. एडिपस कन्फ्रंट्स क्रियॉन, एक्यूजिंग हिम ऑफ ट्रीजन. उसके ऊपर एक बगावत का इल्ज़ाम लगाता है एडिपस. क्रियॉन डिफेंड्स हिमसेल्फ, आर्ग्यूइंग दैट ही हैज़ नो मोटिव टू ओवरथ्रो एडिपस सिंस ही ऑलरेडी एंजॉयज पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो ऐसे किसी भी इल्ज़ाम से इनकार करता है. Jocasta, Oedipus' wife and queen, intervenes and urges them to stop quarreling. वो कोशिश करती है इनके दरमियान पैसिफाई करवाने की कि ये इनका आपस का झगड़ा ना बढ़े. Conflict continues. Jocasta's reassurance. Jocasta tries to calm Oedipus by dismissing prophecies as unreliable. ये जितनी भी prophecies सामने आ रही हैं, इनसे जोकास्टा कोशिश कर रही है कि वो उनको बेसलेस साबित करे ताकि सच तक ना पहुंचा जा सके, क्योंकि जो सच है, जो ट्रूथ है, वो एक अनबेरेबल होगी इन लोगों के लिए, इस फैमिली के लिए, किंग के लिए और इस मुल्क के लिए. She recounts an old prophecy about Laius,
वो फिर एक पुरानी प्रोफेसी सामने लेके आती है किंग लायस के लिए, जो की गई, दैट ही वुड बी किल्ड बाय हिज ओन सन, कि उसको अपना बेटा कत्ल करेगा। शी क्लेम्स लायस वाज किल्ड बाय रॉबर्स एट द क्रॉसरोड्स एंड हर सन वाज अबैंडन्ड लॉन्ग अगो। उसने फिर बताया कि उसके लिए तो ये प्रोफेसी थी कि उसका अपना बेटा कत्ल करेगा किंग को, जबकि ऐसा हुआ नहीं। किंग लायस को तो कुछ रॉबर्स ने कत्ल किया था, वो भी एक चौक में, एक क्रॉस रोड पे। और उसका अपना बेटा जो, वो तो बहुत लंबा अरसा पहले छोड़ के जा चुका था। इडिपस का सस्पिशन यहाँ से उसको थोड़ा शक गुजरता है। इडिपस बिगिंस टू सस्पेक्ट ही मे बी कनेक्टेड टू लायस मर्डर। अब उसे थोड़ा सा ये शक हो रहा है कि शायद वो भी लायस के मर्डर के साथ एसोसिएटेड है। He recalls the time when he killed a man at a crossroads during a fit of rage। ये जब अपने घर से निकला था दूसरी स्टेट से, पॉलीबस और मैरोप, जिनके पास ये पाला गया था, जिनका ये अडॉप्टेड चाइल्ड था, और जब ये वहाँ से आ रहा था और क्रॉस रोड्स पे इसकी एक थोड़ी-सी तल्ख़ कलामी हुई और उसने वहाँ पर एक शख़्स को कत्ल कर दिया, तो अब उसको याद आ रहा है कि उस चौक में जो लड़ाई हुई थी, वो हो सकता है कि उस लड़ाई में मारा जाने वाला शख़्स लायस ही होगा। अब ट्रूथ आहिस्ता-आहिस्ता खुलती जा रही है, क्लाइमेक्स अब आ गया। द मैसेंजर अराइव्स। अब मैसेंजर कम्स फ्रॉम कॉरिन्थ, ब्रिंग्स न्यूज़ दैट किंग पॉलीबस इडिपस सपोज्ड फादर हैज़ डाइड। वो आके बताता है कि जो उसका सपोज्ड फादर एक कहा जाता है, फर्जी जिसने उसको अडॉप्ट किया था, उसकी डेथ हो गई है। एंड ही आल्सो रिवील्स दैट पॉलीबस एंड हिज वाइफ मेरोप वर नॉट एडिपस's बायोलॉजिकल पेरेंट्स। वो आके ये भी रिवील करता है कि ये एडिपस पॉलीबस एंड मेरोप का बेटा नहीं था, बायोलॉजिकल सन नहीं था, रादर ही वाज अडॉप्टेड। और ये बात पहली बार कि एडिपस को पता चलती है। एडिपस डिमांड फॉर आंसर्स। एडिपस बिकम्स डिटरमिन्ड टू अनकवर हिज ट्रू पेरेंटेज। अब वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हो गया कि वो अब इस सच को जान के रहेगा। Jocasta, realizing the truth, tries to dissuade him from pursuing the matter further। जोकास्टा सच को क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता रियलाइज़ कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि वो इस मैटर को, इसको आगे चलने से, इसको आगे प्रोलॉन्ग करने से किसी तरीके रोक दें। और फिर शेपर्ड बुलाया जाता है एक विटनेस के तौर पे। यहाँ हमारी कहानी का क्लाइमेक्स है। अ शेपर्ड इज़ समवन हू वाज़ द वन टू फाइंड सेव द इन्फेंट इडिपस ईयर्स अगो। हुआ ये था कि जब पैदाइश हुई इडिपस की, तो उस वक़्त ऑरेकल्स ने जो एक प्रोफ़ेसी की थी किंग लायस को, कि किंग लायस का ये वाला बेटा जब जवान होगा तो ये अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। तो किंग ने उसको ख़त्म करने का हुक्म दिया, और ख़त्म करने के बजाय वो ख़त्म तो ना हुआ, बेटे को कत्ल तो ना कर सका, लेकिन जोकास्टा ने वही वाला जो बच्चा था कि जो इडिपस, उसको उठा के एक मैसेंजर, एक शेपर्ड को दिया। शेपर्ड को कहा कि इसको ले जाओ। शेपर्ड ने जाके तो किसी और दूसरे मुल्क के शेपर्ड के हवाले किया। वहाँ से वो साथ वाले मुल्क के पॉलीबस और मैरूप के पास चला गया, जहाँ वो पाला गया, और इस तरह से वो ऑरिकल्स की जो प्रोफेसी थी उसको सच साबित करने के लिए दोबारा जब वापस आया, तो उसके बाद से ये सारी हैपनिंग्स, अब वही शेपर्ड को बुलाया गया। उसने बताया कि ये वही इडिपस है जिसको वो बहुत साल पहले छोड़ आया था। Under pressure, the shepherd admits that Oedipus is the son of Laius and Jocasta. The prophecy is fulfilled, and Oedipus killed his father and married his mother। तो यहाँ पर अब पहली बार ये पता चला कि इडिपस जो है वो अपने फादर लाइयस एंड जोकास्टा का उन्हीं का बेटा है ओरिजिनली, पॉलीबस एंड मेरोप का नहीं है। और अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी ऑफ ऑरिकल, उसी ने अपने फादर लाइयस को कत्ल किया और माँ जोकास्टा से शादी की थी। अब यहाँ से इससे ऑनवर्ड हमारा फॉलिंग एक्शन शुरू होता है। एंटी क्लाइमेक्स, द आफ्टरमाथ। जोकास्टा's fate overcome with the shame and horror, जोकास्टा hangs herself in the palace। वो सुइसाइड कर लेती है, अपने आप को हैंग कर लेती है, जब उसको ये पता चलता है कि उसने अपने ही बेटे से शादी की, और इस बेटे से एज हस्बैंड उसकी 2 बेटियाँ थीं, और 2 बेटे थे। एडिपस सेल्फ पनिशमेंट। एडिपस ने अपने आप को सज़ा दी इस शेमफुल ज़िंदगी से बचने के लिए। डिस्कवरिंग जोकास्टा's बॉडी। जब किंग एडिपस को पता चलता है कि महल के अंदर जोकास्टा ने अपने आप को हैंग कर लिया, ये शी हैड कमिटेड सुसाइड, और उसकी डेथ हो गई है, तो वो फिर जब उसको उस बॉडी का पता चलता है, ही ब्लाइंड्स हिमसेल्फ विद द पिन्स फ्रॉम हर ड्रेस। अपने ड्रेस से वो पिन्स निकाल के अपनी आंखें ब्लाइंड कर लेता है, अपने आप को वो ब्लाइंड कर लेता है। एंड ही इमर्जेस ब्लडीड एंड रिमोर्सफुल, सीकिंग एग्जाइल फ्रॉम थीव्स। और इस तरह से वो थीव्स से निकल जाता है, अपने आप को एक जलावतनी की हालत में ले जाता है।
इसके बाद हमारी कहानी आखिर में पहुंची, रेजोल्यूशन हुआ, एग्जाइल एंड कैथारसिस। एडिपस एंड क्रियॉन, क्रियॉन टेक्स कंट्रोल ऑफ थीब्स। जब अपने आप को एग्जाइल में भेज देता है एडिपस, तो क्रियॉन हालात को अपने हाथ में लेता है, वहाँ का वो किंग रूलर बन जाता है। एडिपस बेग्स टू बी बैनिश्ड एंड आस्क्स क्रियॉन टू केयर ऑफ फॉर हिज डॉटर एंटिगनी एंड इस्मिनी। किंग जो एडिपस जो है वो फिर वहाँ से निकल के तो क्रियॉन की को रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटियों का, एंटिगनी और इस्मिनी का ख्याल रखे। और एंड पे फिर कोरस हमारे सामने आता है। द प्ले एंड्स विद द कोरस रिफ्लेक्टिंग ऑन द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस एंड द इनविटेबिलिटी ऑफ फेट। और यहाँ पर जो हमारे ग्रीक ट्रेजेडी का एक थीम है कि इंसान की अपनी जो लाइफ है, इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द फेट रिटन बाय द गॉड्स एंड गॉडेसेस, नॉट बाय हिम। उसके अपने किरदार के अंदर या उसके अपने एक्शंस में उसकी डेस्टिनी नहीं है। रादर जो डेस्टिनी है वो कहीं और लिखी है, गॉड्स एंड गॉडेसेस ने लिखी है, और वो उसको कबूल करनी पड़ेगी और उसको भुगतनी पड़ेगी। होगा वही जो गॉड्स एंड गॉडेसेस चाहेंगे। यहाँ पर कोरस के इन अल्फाज इस सॉन्ग के साथ हमारी ट्रेजेडी एंड होती है। यहाँ पर इडिपस रेक्स की जो कहानी है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। इसको मैंने थोड़ा-सा रूटीन से हट के आपके सामने पेश किया। अपने कुछ जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, एक्सपोज़िशन और उसके बाद राइज़िंग एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, राइज़िंग एक्शन, क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स के हिसाब से उम्मीद है आपको आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। इवन देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई कमेंट करना चाहिए, कोई क्वेश्चन करना चाहें, तो यू आर फ्री टू आस्क and you are free to ask a question and give your comments. Thanks for watching.